डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। आपने इससे पहले की वीडियो में देखा होगा कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम आपको बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक बताया था, मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, अब उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ 12th बायोलॉजी के बेस पे, और ये आज का जो वीडियो रहेगा ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल पर बेस्ड रहेगा। अर्थात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पार्ट्स और कितने भाग में डिवाइड है कार्पल वो बताऊंगा। उसके बाद में मेगा स्पोरोजेनेसिस बताऊंगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोफाइटिक एम्ब्रियोसेक और फीमेल, ये बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल अर्थात स्त्री केसर की संरचना। ठीक है, आप जब भी स्त्री केसर के बारे में सुनते हैं या कार्पल के बारे में सुनते हैं तो आपको ये मिलता है कि जितने भी प्रकार के कार्पल होते हैं, ये जो कार्पल होते हैं, ये जो कार्पल होते हैं ये एकांडपी और बहुअंडपी हो सकते हैं। ठीक है, मोनोकार्पस सिनकार्पस हो सकता है, मोनोकार्पस और सिनकार्पस, एकांडपी और बहुअंडपी हो सकते हैं। ठीक है, एक मतलब जहाँ पर एक है, एक से अधिक है तो बहुअंडपी में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्थिति क्या क्या बनती है, अगर वो सारे कार्पल एक साथ है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा युक्त अंडपी। क्या कहलाएगा? युक्त, एक साथ अगर मिले हुए हैं तो क्या कहलाएगा? युक्त अंडपी कहलाएगा। अगर कार्पल अलग अलग है तो वो वियुक्त अंडपी कहलाएगा। हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अगर वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो युक्त अंडपी कहलाएगा, आपस में संगलित है तो, और अलग अलग है तो वियुक्त अंडपी कहलाएगा। समझ गए? अब अगर आप पार्ट्स में जाएंगे तो कार्पल के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा आप जानते हैं, फ्लावर के सबसे ऊपर बीच में जो निकला रहता है, सबसे ऊपर का हिस्सा। सेकेंड स्टाइल, वो डंठी को इसको संभाल कर रखने वाला स्टाइल। और सबसे नीचे आपको जो मिलता है ये कहलाता है ओवरी, अंडाशय। ठीक है, तो ये नाम तो आप पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं मेरे पहले के वीडियो में। क्लियर है? तो इसमें जो स्टिग्मा होता है ये ओव्यूल मतलब ओवरी के अंदर जो पाई जाती है, ओव्यूल उसका सबसे ऊपरी भाग होता है, और इसी का काम होता है परागकण को, पोलन ग्रैन को पोलिनेशन की प्रक्रिया में ग्रहण करना। ठीक है, तो वर्तिका वर्तिकाग्र और वर्तिका वर्तिकाग्र और ओव्यूल को जोड़ने वाला भाग होता है कार्पेल। ठीक है, जो लंबा और छोटा हो सकता है, कभी लंबा हो सकता है कभी छोटा भी हो सकता है। नीचे फूला जो आकृति बनता है वो कहलाता है ओवरी या अंडाशय। ठीक है, अगर ये देखना है आपको तो मेरे पहले वीडियो में चले जाना, ये आपको पहले वीडियो में जरूर दिखाई देगा ये। ठीक है, हाँ, इसमें अनेक बीजांड पाए जा सकते हैं, एक या अनेक बीजांड पाए जा सकता है ओवरी के अंदर। तो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बता रहा हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपने पहले भी आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, आज फिर से इस वीडियो में देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जब आप देखते हैं तो पहले आप जान लीजिए कि जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, उसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम, अर्थात गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि इसी के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बनता है, मतलब उसके आर्गन बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या गुरु बीजाणु, जिसको हम लोग कहते हैं मेगास्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड, अब मैं स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूँ तो इसमें आपको सीधे सीधे डायग्राम की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल होता है अंडाशय की दीवार से एक डंठल के द्वारा जुड़ा रहता है। जो ओव्यूल होता है वो अंडाशय की दीवार से एक डंठल द्वारा जुड़ा रहता है। ये ओव्यूल हो गया, ये अंडाशय की दीवार से एक डंठल द्वारा जुड़ा है। इस डंठल को हम नाम देते हैं फ्यूनिकल। क्या नाम देंगे इसको? फ्यूनिकल। ये अभी आउटलाइन के लिए मैं इस प्रकार से ऐसा खींच दिया रहता हूँ।
तो ये जो डंडी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, इस डंडे का नाम है फ्यूनिकल्स। हिंदी में इसको बीजांडवृंत कहते हैं, ये डंठल होता है। ठीक है, इस जब बीजांडवृंत को हम देखते हैं तो ओव्यूल के शरीर से जिस भाग में वो जुड़ा रहता है, ओव्यूल बीजांड की संरचना में जिस भाग से जुड़ा रहता है वो वाला भाग कहलाता है नाभिका या हाइलम या हीलम। ठीक है, तो बीचों बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ऐसी संरचना रहती है, ये क्या कहलाएगा, हाइलम। इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है। ऐसे ये डंठल को सहारा प्रदान करने वाला होता है, जिस भाग से बीजांड बाद में जुड़ेगा, क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष जुड़ेगा, एम्ब्रियोनिक सैक जुड़ेगा, उस भाग का नाम है हाइलम। ये वाला भाग है हीलम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिका। इस भाग से बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है बीजांडवृंत। बीजांडवृंत, ये जो वृंत है ये किस में जुड़ा रहता है, बीजांड वाले भाग से जुड़ा रहता है। ठीक है, हिलम कहलाता है, हाइलम कहलाता है। अब बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो न्यूसेलस कहलाता है। बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस बना देते हैं अभी, ये हो गया न्यूसेलस आपका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, न्यूसेलस होता है। ये जो बन रहा है बाहरी संरचना, ये ऐसा दो भागों में बटा होता है। ये इंटेगुमेन बनाता है। इंटेगुमेन मतलब क्या होता है, अध्यावरण। इस प्रकार की संरचना इसमें बनी हुई रहती है ये। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये छिद्र के समान होता है, ये कहलाता है माइक्रोपाइल। जहाँ से पोलैन के जो ट्यूब है ये यहीं से अंदर प्रवेश करता है, ये वही जगह है माइक्रोपाइल। ठीक है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस झिल्ली का नाम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये वाला है आउटर इंटेगुमेंट, बाह्य त्वचा बोलते हैं जिसको, और ये वाला भाग है इनर या आंतरिक इंटेगुमेंट। दोनों को एक साथ मिला के इंटेगुमेंट या अध्यावरण कह देते हैं, जो इस तरह झिल्ली से घिरी हुई ये रहती है। ठीक है, समझ में आया। जो न्यूसेलस है ये द्विस्तरीय झिल्ली से घिरी हुई रहती है, आउटर एंड देन इनर इंटेगुमेंट। अब जो ये आवरण होता है ये पूरी तरह से ढकता नहीं, और जहाँ पर खुला रहता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का जो आधारी भाग होता है जहाँ से इंटेगुमेंट निकलता है, आधारी भाग मतलब जहाँ से इंटेगुमेंट इधर से निकलेगा, तो उस भाग को क्या कहते हैं, कैलजा कहते हैं। चैलजा ऐसा बोलेंगे इसको। इस भाग को CHALAZA चैलजा कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इस भाग को क्या कहते हैं, निभाग या चैलजा, जहाँ से इंटेगुमेंट ऐसा निकला रहता है। ये ऐसा बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ से ऐसा, यहाँ से इस जगह से निकला हुआ है, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद क्या होता है, इसमें बीजांड द्वार के जो पास है, बीजांड द्वार के पास है एक कोश पाया जा रहा है। ये कोश, इस कोश का नाम है एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक। इस कोश का नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एम्ब्रियो सैक। इस कोश का नाम है एम्ब्रियो, किधर लिखूँ, इधर लिखता हूँ, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, आप समझ रहे होंगे एम्ब्रियो सैक क्या है। कोश जैसा संरचना दिखाई दे रही है। ये भाग पौधे का मादा युग्मक होता है। इसमें बाद में मैं बताऊंगा अलग से कि 6 कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, मादा का जो होता है, फीमेल का जो होता है, इसमें 6 सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो जो 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 3 सेल्स पाई जाती है, वो बीजांड द्वार के पास पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है 1 2 एंड देन 3। इस प्रकार 3 सेल्स बीजांड द्वार के पास पाई जा रही है। इसमें से जो 2 सेल्स है, 2 सेल्स है, ये वाला 1 एंड देन 2, इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका। सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और एक जो ऊपर बनता है, इस एक को कहते हैं एग। एग मीन्स अंड कोशिका, अंडाणु बोलते हैं जिसको। ठीक है, और जो 3 कोशिका होती है वो चैलेजल भाग की तरफ होता है। 3 कोशिका, यहाँ पर भी 1 2 और ऐसा 3 कोशिका रहती है। इस भाग में पाई जाने वाली कोशिका को एंटीपोडल्स कहते हैं, प्रतिमुखी बोलते हैं इसको, प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक मिलते हैं।
ठीक है, 2 केंद्रक से बना हुआ एक केंद्रक पाया जाता है जिसको सेकेंडरी न्यूसेलस कहते हैं। 2 केंद्रक से मिलकर बना हुआ एक केंद्रक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूसेलस कहते हैं, याद रखेंगे। सेकेंडरी न्यूसेलस, 2 केंद्रक मिलकर यहाँ पर एक केंद्रक बना हुआ रहता है, इसका नाम है सेकेंडरी न्यूसेलस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूसेलस है। ठीक है, ये जिस कोष्ठ में बंद है ना, ये पूरी की पूरी भ्रूण की संरचना, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते थे। जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको छोटा बना के बाकी में आप और सेल्स डिज़ाइन डाल सकते थे, लेकिन मैंने अलग तरीके से बनाया है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ बिजांड। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बिजांड। और कोई समस्या होगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल भी देख लीजिए, बीजांड का विकास कैसे होता है। बीजांड का विकास जो होता है वो अपरिपक्व अंडाशय की भित्ति में एक प्रोटोट्यूब्यूरेंस बनता है, मतलब एक अतिरिक्त उभार बनता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है ना, उसमें एक अतिरिक्त उभार बनता है। ठीक है, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक प्रकार के टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं जो विभाजित करती है, लगातार विभाजित होती है, ट्रायंगल टाइप का शेप बनाता है उसमें, और 2 अध्यावरण विकसित हो जाती हैं। ठीक है, चारों ओर से घेर कर रखती है अध्यावरण, इंटेगुमेंट। केवल भीतरी भाग में अध्यावरण अनुपस्थित रहता है और यहाँ पर एक छिद्र रहता है। ठीक है, माइक्रोपाइल कहलाता है। इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे आप लोग। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है इसका मतलब होता है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ मेगा स्पोरोजेनेसिस को। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, सिंपल डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है, कौन सा सेल, मेगा स्पोर जो मदर सेल होता है। अभी मैंने कहा जो डेवलपमेंट में जो कोशिकाएं विकसित होंगी लगभग इस प्रकार का, ये ऐसा बना देते हैं, ये इस प्रकार का। ठीक है, तो न्यूसेलस आप यंग ओव्यूल कैसे होता है, ये इस प्रकार के ऐसे कोशिकाओं में बटा होता है ऐसा। ठीक है, इस प्रकार की ऐसे सेल्स बनी होती है। यहाँ पर एक ऐसा मैं इस डिज़ाइन में ऐसा एक सेल बना रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये सेल, ठीक है, ये ऐसा हल्का हल्का चारों तरफ रहता है। तो इस समय जो शुरुआती कोशिका रहती है वो विभाजित होती है और मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। वो मेगास्पोर जो मदर सेल है वो कहाँ से बनेगी, ठीक है, तो कहाँ से बनती है, जब गुरु बीजाणु निर्माण होना होता है तो उस दौरान जो बाह्य त्वचा होती है, इसकी बाह्य त्वचा होती है, वहाँ पर न्यूसेलस बोलते हैं हम लोग, इस पूरी संरचना को न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, कि एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, इसकी कोई एक कोशिका ये आकार में बड़ी हो गई और जो आकार में बड़ी होती है इस कोशिका का नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है। और कैसा आर्कीस्पोरियल सेल है, ये प्राइमरी प्रकार का है, प्राइमरी टाइप का है, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है। प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल में जब डिवाइडेशन होता है तो उसके अंदर और कोशिकाएं बनती है, इसके अंदर और कोशिकाएं बनेंगी। देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो ये अंदर और सेल्स बनाती है, इस प्रकार की ऐसी सेल्स बनाती है। ठीक है, ये नई बनी जो सेल्स है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फिर से पेरी क्लिनल डिवीजन होती है, इसमें परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन के पश्चात बाहर की तरफ इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, इस डायग्राम को, बाहर की तरफ क्या बनाती है, इस प्रकार की कोशिका, 2 और कोशिका बनाती है जिसको पैराइटल सेल्स कहते हैं, परिधि कोशिका बोलते हैं। परिणत विभाजन के पश्चात 2 कोशिका बनाती है ऊपर की तरफ, परिधि या पैराइटल सेल कहते हैं, परिधि कोशिका कहते हैं। और अंदर ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल में। ये कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में।
ठीक है। और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है, अब यहाँ से देखो डायग्राम बदल जाएगा, ठीक है, जिस संरचना का निर्माण होना था वो संरचना बन गई है। अब इधर देखिए, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल बना, ये मेगा स्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मैं ऐसा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मेगा स्पोर मदर सेल में ये ऐसे एक कोशिका है और बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, ये इस प्रकार से बनाता हूँ, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोटिक या मियोटिक डिवीजन होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मेगा स्पोर बनाना शुरू कर देता है। ये क्या बनाता है? ये मेगा स्पोर बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो मेगा स्पोर मदर सेल जो डिवाइड होता है वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 सेल्स वाला लाइनर टेट्राड बनाता है, अर्थात रैखिक टेट्राड बनाता है, 4 कोशिका वाला। पहला इसमें जो विभाजन होगा, ठीक है, वो विभाजन कुछ इस प्रकार का होगा। इसके जो केंद्रक है 2 भागों में ऐसा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, 1 and then 2, 1 and then 2। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट होगा 2 भाग में क्लियरली बटा हुआ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। बीच में एक प्लेट बन जाएगी या खांच बन जाएगी, प्लेट बनता है, इसमें सेल प्लेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है मियोसिस। फर्स्ट पहला डिवीज़न हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, फिर से ये डिवाइड होगा, इसकी कोशिकाएं फिर से डिवाइड होगी, इसकी कोशिकाएं फिर से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो ये ऐसा बड़ा होते जाता है, ये फर्स्ट एंड देन सेकंड ये इसी में, ठीक है, फिर ये फर्स्ट एंड देन सेकंड ये इसी में, ऐसा इस प्रकार से ऐसा डिवाइड होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, इस प्रकार से ऐसा डिवाइडेशन होता है। अब कितनी बनी? 1 था, अब 4 हो गई, ठीक है। चारों क्या हो जाता है? पूरा अलग अलग दिखाई देगा आपको, 1 2 3 4 चारों कोशिकाएं, चारों सेल्स अलग अलग दिखाई देंगी। ये जो चारों सेल्स अलग अलग दिखाई देती हैं, ये चारों सेल्स इस समय लाइनर रैखिक क्रम में विन्यस्त है, 4 की संख्या में है, तो इसको लाइनर टेट्राड बोलेंगे। ये सारे के सारे क्या है? मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर, ठीक है। चारों के चारों क्या है? मेगा स्पोर है। और ये होता है मियोसिस डिवीजन सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड डिवीजन मतलब डिवीजन सेकंड के बाद होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं बनी हुई है, यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी हो रही है मेरे लिए, तो कहाँ पर बताऊँ? इधर बताता हूँ जी, यहाँ पर, ताकि आपको एक पेज में एक जगह कंटेंट पूरा मिले। तो यहाँ पर जो 4 कोशिकाएं बनी हुई है, 4 कोशिकाओं में से जो 3 है वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाती और कुछ इस प्रकार विन्यस्त हो जाती है, अब बनाती है टी टेट्राड, ठीक है, इस प्रकार। और केवल एक ही सेल विकसित होती है, चौथा वाला नंबर वाला एक ही सेल विकसित होती है। मेगा स्पोर का जो एक सेल है वो विकसित होती है, और ये जो सेल है ये बनाती है डिजनरेटिंग मेगा स्पोर बनाती है, डिजनरेटिंग मेगा स्पोर, ठीक है ना। मतलब अपने आप को विकसित करने में सफल नहीं हो पाती और डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। और जो नीचे बनी हुई है इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही क्रियात्मक रूप से बीजांड का निर्माण करेगी, फंक्शनली बीजांड का निर्माण यही करती है। क्लियर है? तो ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। बहुत सरल से मैंने बताया था, पहले ये लाइनर होती है टेट्राड, बाद में टी शेप्ड में हो जाती है, ये टी शेप्ड कहलाता है, टी के आकार के, ठीक है। कभी कभी किसी में आइसोबाइलेटरल या एल उल्टा टी भी हो जाता है ये कभी कभी, ठीक है। टेट्राड होता है, रैखिक क्रम में होता है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें स्ट्रक्चर, आप क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोनिक सैक, भ्रूण पोष बताता हूँ। तो इसमें आपको भ्रूण पोष का भी विकास समझ में आ गया, एम्ब्रियोनिक सैक का भी विकास समझ में आ गया, ठीक है। और मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूँगा कि इसमें भी क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है उसमें भ्रूण पोष पाया जाता है, ठीक है। चलेजल मेगास्पोर से उनकी क्रिया के पश्चात यहाँ पर क्रियाशील मेगास्पोर बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ऐसा मैंने जो बताया इसमें, ठीक है। और इसमें आपने पढ़ा था कि 8 प्रकार की पहले कोशिकाएं बनती है, उसमें से 3 नीचे की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ और 3 ऊपर की तरफ एंटीपोडल के रूप में, और 2 कोशिकाएं एक साथ मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेती है, ठीक है, ध्रुवीय नाभिक बना लेती है, ऐसा पढ़े थे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया भ्रूण पोष का विकास भी इसी में हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा प्रारूपिक भ्रूण कोश की रचना, पेपर में पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। वैसे इस संरचना को अगर आपने समझा है तो यही एम्ब्रियो सैक है, यही एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट बता देता हूँ आपको। जब किसी भी एक एम्ब्रियो सैक की संरचना का वर्णन आपको करना हो तो एक शब्द में आप पहले बना दीजिए उसको। ठीक है, आप चाहे तो अंदर से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे अंदर से शुरू कर सकते हैं? ऐसा, दो न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक बनाती है, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्ली बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी न्यूसेलस। सेकेंडरी न्यूसेलस। ठीक है, उसके बाद मैं बाहर की तरफ जाऊंगा तो बाहर की तरफ जाने से क्या मिलेगा? इसमें यहाँ पर सेंट्रियोल बनता है, सेंट्रल वैक्यूल बनता है, मतलब केंद्रीय रिक्तिका बनता है, खाली जगह रहता है। और ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं का निर्माण होता है। ऊपर की तरफ 3 कोशिका, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, ऐसे 3 कोशिका बनती है। ठीक है, 3 कोशिका का निर्माण हुआ, तीनों केंद्रक युक्त रहेगा। ठीक है, इन तीनों केंद्रक युक्त कोशिका को हम एक साथ क्या कहेंगे? एंटीपोडल कहते हैं। एंटीपोडल, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ठीक है, और आप इसको इस तरह से ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा एक भित्तिनुमा संरचना में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे की तरफ भी हमने पढ़ा कि 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ये जो फर्स्ट और सेकेंड है, ये फर्स्ट और सेकेंड कहलाता है सिनर्जिड्स, सहायक कोशिका कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों सिनर्जिड्स है। और ऊपर की जो एक सेल है ये कहलाता है, इसको बोलते हैं एग न्यूक्लियस बोलते हैं, एग न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक न्यूक्लियस। ये हो गया सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ऐसा फिलीफार्मो सेल्स रहती है, ऐसा इस प्रकार से सब इसको घेर कर और सब पकड़ के रखे रहती है। इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। ऐसा एक उपकरण रहता है जो उसको घेर कर पकड़ कर रखता है, और यही वो हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया एक परिपक्व एम्ब्रियोनिक सैक या एम्ब्रियो सैक की संरचना। ठीक है, अब मैं आपको इसमें वो चीज़ बता रहा हूँ जो पेपर में पूछा जाता है। पेपर में पूछते हैं कि एक आवृत्तिबीजी या एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के परिपक्व भ्रूण कोश में, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूसेलस पाई जाती है, कितने न्यूक्लियस या नाभिक पाई जाती है। तो आप यहाँ पर गिनती करते हैं तो 3 3 6 और 2 8 होता है। कितना होता है? पहले ये 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन सेंटर में जो 2 होता है, सेंटर में जो न्यूक्लियस रहता है, ये 1 + 1 मिलकर होना चाहिए 2 बनना चाहिए, लेकिन 2 ना बनकर इसको हम लोग कहते हैं 1। इसकी गिनती करते हैं 1। अब कितना हो गया गिन लीजिए, 3 और 3 6 और 1 7, ऊपर 3, नीचे 3 और 1, 3 और 3 6 और 1 7, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या गिनेंगे? 1 गिनेंगे, इसको 1 गिनेंगे। याद रखिए आप। अगर पूछते हैं कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में न्यूक्लियस की कितनी संख्या है तो आप बताएंगे 7। कितना बताएंगे? 7 बताएंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे भैया आप लोग। 8 है सर, तो 8 बताए थे, 8 तो गिनते हैं हम, 3 3 6 और 2 8, ऐसा मत कहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपस में सेकेंडरी न्यूसेलस बना लेता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा एक नए टॉपिक पर। ठीक है।